नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में आप स्वस्थ हो गए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आप अपने भविष्य का भी ध्यान रखें। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ डीएलएड द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी, तीसरी इकाई, निबंध शिक्षण। साहित्य की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। साहित्य की विधाएँ हैं पद्य, गद्य और चंपू। उसकी जो पद्य विधा है उसका कविता शिक्षण की वीडियो प्रथम वर्ष में भी है, और वही वीडियो मैंने बना के आपको लिखा है उसमें कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में कविता शिक्षण दोनों में साझा है। तो गद्य विधाओं में आज हम बात करेंगे निबंध शिक्षण से। निबंध, जिसका शाब्दिक अर्थ है नी जमा बंध, दो शब्दों से बना है। नी होती है वाणी और बंध होता है बांधना, अर्थात अपने विचारों को वाणी द्वारा बांधना निबंध है। यह गद्य की विधा है जिसका विकास आधुनिक काल में हुआ है और पश्चिम से हुआ है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं। इसकी परिभाषाओं की जब बात है तो इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है। तो आपने दो चार परिभाषाएं इसकी याद कर लेनी है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो, बाबू गुलाब राय की हो, किसी और निबंधकार की हो, वो आपने याद कर लेनी, चाहे आचार्य प्रसाद द्विवेदी की हो। शुक्ल जी ने जैसे कहा है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि गद्य कवियों की कसौटी है। अगर गद्य कवियों की कसौटी है, जो कविताएं लिखता है अगर वो गद्य लिखता है तो वो खरा उतरता है, वो अच्छा साहित्यकार माना जाता है। उसी तरह से निबंध गद्य की कसौटी है। गद्य में भी जितनी विधाएं हैं उसमें निबंध के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो अच्छा गद्यकार है। यानी कि गद्य कविता की कसौटी है और निबंध गद्य की कसौटी है, ये शुक्ल जी ने कहा है, और संस्कृत में भी इसकी सूक्ति है। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। उद्देश्य, महत्व और आवश्यकता। पुनः बता दूं, थोड़ा सा चेंज करना आपने। हमारा उद्देश्य क्या है निबंध शिक्षण का? निबंध बच्चों को क्यों पढ़ाना है, यानी कि इससे क्या होगा, क्या हासिल होगा, और जो हासिल होगा वो महत्व है हमारा। यानी कि महत्व और उद्देश्य एक ही है, आवश्यकता भी वही है, थोड़ा सा इसको बदलना है। तो हमारा पहला उद्देश्य है निबंध के प्रति रुचि पैदा करना। निबंध शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की निबंध के प्रति रुचि पैदा करता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता है कि निबंध के प्रति ताकि रुचि पैदा कर सके। व्याख्या आपने अपने हिसाब से करनी है, महत्व आया है, उद्देश्य आया हो, उसी हिसाब से व्याख्या करनी है। पहला उद्देश्य है कि बच्चों की निबंध के प्रति रुचि पैदा हो। दूसरा उद्देश्य निबंध की विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखा है, मैं व्याख्या डिटेल में कर रहा हूँ। विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना। विभिन्न शैलियों का मतलब निबंध लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित करवाना। बच्चों को निबंध लेखन की अलग अलग शैलियां होती है। निबंध के अलग अलग उसी के आधार पर प्रकार होते हैं, प्रकार आपके सिलेबस में नहीं है। अब ललित निबंध है तो ललित शैली है, वर्णात्मक निबंध है तो वर्णात्मक शैली है, ऐतिहासिक निबंध है तो ऐतिहासिक शैली है, विवरणात्मक शैली है, अन्वेषणात्मक या गवेषणात्मक शैली है। तो ये जो अलग अलग शैलियां हैं निबंध लेखन की, उनसे बच्चों को परिचित करवाना कि निबंध कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, ये हमारा उद्देश्य है निबंध शिक्षण का। तीसरा, लेखन कौशल का विकास। अब चारों कौशलों का विकास होता है, आप चारों कौशल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लेखन कौशल की बात की। हम निबंध शिक्षण की जब बात करते हैं तो हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चा निबंध लिखना सीख जाए। वैसे चारों कौशलों का विकास होता है। निबंध को जब वो पढ़ेगा तो वाक कौशल का विकास होगा, जो सुनेंगे श्रवण कौशल का विकास होगा, जो पढ़ेंगे पठन कौशल का विकास होगा, और जब लिखेंगे तो लेखन कौशल का विकास होगा। तो आप चारों कौशलों का विकास भी लिख सकते हैं कि चारों कौशलों का विकास, अलग अलग भी लिख सकते हैं अपने हेडिंग बढ़ाने के लिए, लेकिन विशेष तौर पे हमारा उद्देश्य लेखन कौशल का विकास करना है कि बच्चा लिखना सीख जाए। और निबंध जब वो लिखना सीख जाएगा तो समझ लो उसको लिखना आ गया, क्योंकि निबंध लिखना एक उत्कृष्ट विधा है, गद्य की महत्वपूर्ण विधा है। अपने विचारों को जब उसको संयोजित करना आ जाएगा, उसके अंदर जो विचार है, जो भावनाएं, उसका मिश्रण करके एक मतलब अपनी भाषा के माध्यम से जब वो व्यक्त करना सीख जाएगा तो उससे लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। उसी को निबंध कहते हैं। मौलिक चिंतन का विकास। मौलिक चिंतन, निबंध लिखने से पहले उस विषय को समझना होता है। मान लीजिए राष्ट्र प्रेम पे बच्चों ने निबंध लिखना है, या कोरोना काल, आज की हम बात करें, कोरोना महामारी,
कोरोना वायरस ने तहलका मचा, कोरोना काल के ऊपर अगर आपने निबंध लिखना है, अब ये अलग काल बन गया इतिहास में, कोरोना काल, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मौलिक चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बच्चा लिख पाएगा, उस विषय का अध्ययन करेगा, अपना चिंतन करेगा उसके बारे में, उसके मन में जो मौलिक विचार, नए विचार उठेंगे, फिर उनको अपने विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करेगा कोरोना काल में। तो मौलिक चिंतन का विकास होता है निबंध लेखन से, और ये हमारा उद्देश्य है। निरीक्षण शक्ति का विकास, अब जब उसने निबंध लिखना है तो उस विषय को समझना होता है, बारीकी से निरीक्षण करना होता है, उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे आगे होगा, क्या परिवर्तन आएंगे, कोरोना के आने के पहले की क्या परिस्थितियां थी, आने के बाद की क्या परिस्थितियां हैं, और जाने के बाद जब भी बीमारी चली जाएगी उसके बाद की क्या परिस्थिति होगी, कैसी दुनिया होगी। तो इसके लिए निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। जो बच्चा है जिसने उसके ऊपर लिखना है वो उसका निरीक्षण करता है, गहराई से देखता है उसको, तो इससे बच्चे की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास ये हमारा अगला उद्देश्य है। ये आवश्यकता है बच्चों को कल्पनाशील बनाना। बच्चा जब विषय को देखता है, समझता है भविष्य में क्या होगा, आज जो हो रहा है उसके आधार पर वो कल्पना करता है कि आने वाले समय में क्या होगा। आज लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, लेकिन लॉकडाउन कब तक रहेगा, 6 महीने, 1 साल नहीं रह सकता। उसके बाद हमें अपनी जिंदगी को पटरी पे लाना होगा। तो कल्पना आज की जाती है कि उसके बाद हम कैसे रहेंगे, किस तरह से हमारी दिनचर्या होगी। तो इससे बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग, बच्चा निबंध शिक्षण से सीख जाता है। भावानुकूल और प्रसंगानुकूल 2 शब्द है। भावानुकूल मतलब भाव के अनुसार, आपके अंदर कैसे भाव है। विचारानुकूल भी कह सकते हैं, आपके अंदर कैसे विचार है। प्रसंगानुकूल भी कह सकते हैं, प्रसंग के अनुसार वहाँ किस समय का प्रसंग चल रहा है। वैसी भाषा का प्रयोग करना निबंध लेखन सिखाता है। भाषा का बड़ा फर्क होता है। आपका प्रसंग दुख का है तो भाषा भी उस तरह की होनी चाहिए, प्रसंग खुशी का है तो भाषा भी उस तरह की होनी चाहिए। तो बच्चों को ये सिखाया जाता है, ये हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे भावानुकूल या प्रसंगानुकूल या विचारानुकूल भाषा का प्रयोग करना सीख जाए, हमारा उद्देश्य। सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग, निबंधों में अक्सर सूक्तियों का प्रयोग होता है, छोटे छोटे सूत्रों का प्रयोग होता है, लोगों की कहावतों का प्रयोग होता है, मुहावरों का प्रयोग होता है। तो ये सारा प्रयोग कैसे करना है निबंध में, ये सिखाया जाता है, ये हमारा उद्देश्य है। क्रमबद्धता लेखन में, निबंध लेखन एक क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है। तो ये सिखाना हमारा उद्देश्य है। सुसंगठित रूप से लेखन, सुसंगठित प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, सुसंगठित करना, अच्छी तरीके से उसको बांधना, अपने विचारों को सही तरीके से लगाना, ये निबंध लेखन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। आखिर में मैंने 11वें नंबर पे जितनी सारी आप विशेषताएं सारी लिख सकते हैं। और मैं पुनः एक बात बता दूं, ये निबंध शिक्षण के उद्देश्य हैं, रचना शिक्षण के भी यही उद्देश्य हैं। जब मैं रचना शिक्षण की बात करूंगा तो पुनः आपको बताऊंगा विधियां भी यही है और उद्देश्य भी यही है। हो सकता मैं रचना शिक्षण को अगली वीडियो पे डालूं ही ना, क्योंकि रचना अपने आप में कुछ नहीं है। रचना भी है मौलिक विचारों को, रचना अपने अंदर के विचारों को, वो कविता के माध्यम से हो चाहे गद्य के माध्यम से हो, लगभग जो है उस पर हम चलो दोबारा से बात करेंगे, हम सोचेंगे अगली वीडियो में। तो अगले 11वां मैंने हेडिंग इकट्ठा डाला हुआ है, बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, साहित्यिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सर्वांगीण विकास करना। ये भी निबंध लेखन का या निबंध शिक्षण का उद्देश्य है। इसको अलग अलग हेडिंग करके आप अपने विषय वस्तु को पढ़ा भी सकते हैं, अपने प्रश्न को। इन सब के माध्यम से बच्चे का साहित्यिक विकास हो रहा है, जब वो साहित्य की विधा पर लिख रहा है। सामाजिक विकास हो रहा है, सामाजिक विषय पर लिख रहा है, वो समाज में फैली बेरोजगारी के बारे में लिख रहा है, किसी भी समाज के विषय पर लिख रहा है। उसका चारित्रिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है, मानसिक शक्ति विकसित हो रही है, तर्क शक्ति विकसित हो रही है, आखिर में उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो ये सारा हमारा उद्देश्य और महत्व है। अब हम बात करते हैं निबंध शिक्षण की विधियां। बच्चों को कैसे कैसे निबंध सिखाया जाता है। तो सबसे पहली विधि है देखो और लिखो विधि। देखो और लिखो विधि, ये क्या विधि? छोटी कक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए कारगर नहीं है। इसमें क्या होता है कि बच्चों ये देखो, बच्चा देखेगा और उसके बाद जो तुम्हें दिख रहा है उसको लिखो। मान लो आपने गाय पे निबंध लिखाना है, तो बच्चों को गाय दिखा दी,
सजीव गाय दिखा दी, सजीव नहीं संभव है, गाय का चार्ट दिखा दिया। हाँ बच्चों ये क्या है, गाय। कितनी टांगे हैं बच्चों को दिख रही है, 4। कितने कान है बच्चों को दिख रहे हैं, कितनी पूंछ है बच्चों को दिख रहे हैं, कितने थन है बच्चों को दिख रहा है। तो जो बच्चों को दिख रहा है वो देखो और लिखो। तो छोटे बच्चे देखेंगे और लिखेंगे। तो ये विधि है, देखो और लिखो विधि। उसके बाद दूसरी प्रश्नोत्तर विधि। ये विधि थोड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर विधि, इस विधि में अध्यापक प्रश्न पूछता है और बच्चों से प्रश्न पूछता है और बच्चों को कहता है कि वो उसके उत्तर लिखते जाएं। अब बच्चों ने अध्यापक ने मान लीजिए दशहरा पे निबंध लिखाना है बच्चों को, तो अध्यापक पूछेगा बच्चों दशहरा कब मनाया जाता है। बच्चों ने उत्तर लिख दिया। दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरा किसका प्रसिद्ध त्यौहार है, दशहरे के दिन क्या हुआ था। तो अध्यापक पूछ रहा है और बच्चे उसके उत्तर दे रहे हैं और उसके उत्तर को लिख रहे हैं और इस तरह से निबंध प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा लिखा जाता है। तीसरी विधि है सूत्र विधि। थोड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है सूत्र विधि। इसमें बच्चों को कुछ सूत्र दिए जाते हैं और बच्चा उन सूत्रों को देख करके अपने विचारों को बड़ा कर देता है, अर्थात निबंध को बढ़ाता जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोरोना काल पे निबंध लिखना है, बच्चों को कह दिया दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पहला मरीज, जनवरी में 10 देशों में फैला, कोरोना वायरस खतरनाक। अब बच्चों को ऐसे हिंट दे दी। जैसे अगर मैं आपको प्राचीन उदाहरण दूं, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी के पिता का नाम, महात्मा गांधी के माता का नाम, महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की शिक्षा, महात्मा गांधी का विवाह। तो बच्चों को ये सूत्र दे दिए। अब बच्चों को उसको बड़ा करना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म इतने को वहां पर हुआ था। वो सूत्रों को देख करके वो अपने विचारों को आगे बढ़ाता है। तो ये सूत्र विधि। चौथी विधि है अनुकरण विधि। ये विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। इसमें बच्चों को निबंध लेखन की सारी शैलियों से परिचित करवाया जाता है। मैंने पहले बात की थी, वर्णात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, गवेषणात्मक शैली है, ललित शैली है, ऐतिहासिक शैली है, पौराणिक शैली है। जो भी निबंध लेखन की शैली है वो सारे शैलियों का परिचय करवाया जाता है और उसके बाद बच्चों को कहा जाता है कि जो शैली आपको अच्छी लगती है उस शैली का अनुकरण करते हुए आप निबंध लिखिए। इस विधि में की कमी थोड़ी यह है कि इसमें बच्चा अपना मौलिक चिंतन नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है उस विधि का, यानी कि वो प्रभावित हो जाता है थोड़ा, उसका मौलिक चिंतन को विकसित होने के कम अवसर मिलते हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए फिर भी ये विधि प्रयोग की जाती है, अनुकरण विधि। पांचवा स्वाध्याय विधि, बहुत महत्वपूर्ण और मनोवैज्ञानिक विधि है स्वाध्याय विधि। इस विधि में बच्चों को कहा जाता है कि आप अध्ययन करिए, पुस्तकालय में जाइए, आप विषय वस्तु को पढ़िए, भारतीय संस्कृति, राष्ट्र प्रेम, बेरोजगारी, इस तरह के सभी इशूज, इस तरह के जो भी समस्याएं हैं, मेरा हिमाचल, उन्नति के पथ पर, इन विषयों की आप अध्ययन करिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने के बाद अब आप अपने शैली में अपने तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कीजिए, अर्थात निबंध लिखिए। इसमें बच्चों के मौलिक चिंतन को विकसित होने का, मौलिक भावनाओं को, सृजनात्मक क्षमता का पूरा विकास होता है। अगली विधि है छठी वाद विवाद विधि। इस विधि में बच्चों के बीच में विषय वस्तु डाल दी जाती है, उनको कहा जाता है अब आप इसके ऊपर चर्चा करिए, वाद विवाद करिए, पक्ष में बोलिए, विपक्ष में बोलिए। ये विधि समय को ज़्यादा लेती है, ज़्यादा समय इसमें बच्चों का बर्बाद होता है, लेकिन फिर भी एक वाद विवाद विधि या समूह चर्चा विधि भी इसी के माध्यम से आ सकती है। इसमें बच्चे वाद विवाद करते हैं, समूह में चर्चा करते हैं और उसके बाद वो अपने अपने तरीके से कक्षा में बैठ करके जो कुछ उन्होंने सुना होता है, अपने विचार व्यक्त किए होते हैं, उसको निबंध के रूप में लिखते हैं। सबसे आखिरी है प्रबोधन विधि। प्रबोधन विधि, प्रबोधन, बोध। इस विधि में सबसे पहले अध्यापक बच्चों को उस विषय वस्तु का बोध करवाता है। बोध मतलब जानकारी देता है, समझाता है। उसके बाद बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए उनको प्रेरित करता है, उद्वेलित करता है उनको
उनको कहता है शाबाश, अब हमने इस विषय वस्तु पे चर्चा कर ली, ये आपको समझ में आ गया और आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, आप लिखने की कोशिश करिए। और फिर बच्चों को प्रेरित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि उनके अंदर की छुपी हुई मौलिक प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि है। तो ये थी निबंध शिक्षण की विधियां। निबंध शिक्षण किसे कहते हैं, इसका अर्थ परिभाषा है, उद्देश्य, महत्व और निबंध शिक्षण की विधियां। धन्यवाद।